पिछले 27-28 साल से मुंबई में रह रहा हूँ और जहाँ प्रोड्यूसर पैसा दिखा देता है वहीं आटा और आट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए उसके पीछे चला जाता हूँ। दुनिया के किसी, चाहे पहाड़ी पे ले जाए, चाहे बंजर में ले जाए, कहीं भी ले जाए, ये तुम्हारी लोकेशन है। जी सर। कर लेंगे। करियर में एक्टर बनना ऐसा कुछ दिमाग में आया था जब आप खेती बाड़ी कर रहे थे? कुछ बनने का दिमाग में आया ही नहीं। गाँव में कभी ऐसे मतलब चुटकुले आप सुना देते, लोग पसंद करते थे क्या? कुछ यादें है उस वक्त? मैं कभी किसी को खुश करने के लिए कभी कुछ सुनाते ही नहीं था। मेरा आज भी मैं आपको कतई इम्प्रेस करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मनोरंजन का फील्ड जो है वो कॉमेडियन है या ये विलन है या ये हीरो है या ये जीरो है। मनोरंजन एक साइंस है। किसी लड़की पे क्रश आ जाता है, प्यार हो जाता है, प्रपोज करते हैं, वो दौर कैसा था? बहुत स्वर्णिम। लेकिन कोई अगर लड़की पसंद आती थी, आपने किसी को प्रपोज किया है? दुनिया का सबसे ऑनेस्टी से प्रपोज किया, कभी किसी को चीट नहीं किया। वन साइडेड प्यार भी हुआ है आपको? वन साइडेड भी बहुत जगह प्यार हुआ। आप रोमांटिक कितने? रोमांस के बारे में बात करते हैं। अगर इस विश्व में बिलीव करो आप, अगर दुनिया के 10 रोमांटिक पीपल आप खोज लाएं, तो प्लेइंग 11 मेरा नाम रख लीजिए और कोशिश करूंगा कि नंबर 1 निकलूं इंसानियत में, रोमांस में, हर चीज में। जैसे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान को कहा जाता है ना? उनके रील की लाइफ में, पर्दे की लाइफ में। आज जब हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं ना, आपका कोई भी डायलॉग हो उसका मीम बन चुका है। अच्छी बात, खुशी मिलती है देखकर। आपका फेवरेट मीम कौन सा है? सारे ही हमारे फेवरेट मीम हैं। बट आप बोलते हो ऐसे कॉन्वर्सेशन जैसे हम बात में हम भी बोल देते हैं, अरे चिल्ला के स्कीमें बता दे। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम दोस्तों में भी ये डायलॉग हम बोलते हैं। आप में होता है कभी ऑफलाइन कभी है? पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कॉमेडी को इग्नोर कर पाए आज तक। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाते। आप सबका स्वागत है डिटॉक्स पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने कलाकारी से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। उनके दिल में ऐसा घर बनाया है कि वो हमें हमेशा हंसाते हैं। अगर आप उदास हो, बस इनका एक वीडियो आप देख लो, आपका मूड पूरे दिन के लिए सेट हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ और आप इसमें बिल्कुल अग्री करेंगे। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन कॉमेडी स्टार, द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ बॉलीवुड, राजपाल यादव जी। स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान में। थैंक यू। इट्स एन ऑनर सर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। मोर देन 2 decades इन बॉलीवुड। 150 से ज़्यादा आपने फिल्में की है सर? ऑलमोस्ट देयर? हाँ, इससे तो ज़्यादा ही की है। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा की है। सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी, इतना मुकाम हासिल करने के बावजूद आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे? कि आपके साथ कॉन्वर्सेशन के लिए बैठी हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप आज भी मतलब जो स्क्रीन पर जो एक कैरेक्टर आप लेकर आते हैं, वो मासूमियत, जो फन, एकदम नेचुरल ऑरा, वही ऑरा आज मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे ना अप समझ में आता है ना डाउन समझ में आता है, मुझे अर्थ तो समझ में आता है कि हर कंडीशन पे अर्थ पे रहने का जो मज़ा है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। तो क्या किसको डाउन टू अर्थ बोलते हैं या किसको अप टू अर्थ बोलते पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि 7 समंदरों की धरती है जिसमें 71% पानी है और लगभग खेतीबाड़ी वाली ज़मीन, ऊसर बंजर ज़मीन, जहाँ पे जीवन नहीं है, या जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, ऐसा कुछ 15-16% ये है सब हिस्सा। जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ी, पर्यावरण को लेके तो बचा मात्र 12-13% जगह है जिसमें लोग डाउन टू अर्थ और अप टू अर्थ में रहते हैं। पूरे 7 समंदर मात्र 12-13% पे जो है वो जीवन है और बाकी तो प्रकृति है, संसार है, पशु पक्षी है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें जब जन्म ही अपने बस में नहीं है, मरण ही अपने बस में नहीं, तो आपके बस में है क्या? तो फिर जो भी है वो एक
रंगमंच का, जीवन का रंगमंच है, उसका नाटक है। जन्म लेने के बाद और मरने से पहले अपनी भूमिका हमेशा निभाओ जिसके लिए आप पैदा हुए हो, बस। बाकी तो ऊपर वाला। मैं तो कभी कभी किसी के साथ बात करते वक्त यही कहती हूँ कि किस बात का घमंड, खुद का नाम भी खुद का नहीं है, वो नाम भी माँ बाप ने रखा हुआ है। हाँ, नाम किसी पे चीज जो चीज़ आप अपनी समझते हो वो आपका कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या किस बात को लेके। रोटी कपड़ा और मकान, चाहे आप 1,000 रुपए के आदमी रहें, चाहे आप 1,00,000 करोड़ के आदमी हो जाएं, आप रोटी कपड़ा मकान तो नहीं बदल पाओगे ना। वही रोटी खानी है, और फिर तो बहुत सारे लोगों को सपना रोटी खाने का हो जाता है, फिर गोलियां खाते खाते मतलब आधा जीवन निकल जाता है। बिल्कुल। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर विनर कोई विनिंग स्कोर है तो वो संतोष धन, पीस ऑफ माइंड। हाँ, संतोष अगर आपको मिलता है जो कर्म करके, आई थिंक वो सबसे बड़ी पूंजी है। और दुनिया का वही सबसे बड़ा आदमी है जो स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है और संतोषी है। और संतोषी सदा सुखी। मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो मुझे लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर पे ना पीस ऑफ माइंड या संतोष मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज्ड है। पहले तो जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप अमीर है, मतलब आपके सर के ऊपर छत है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें खाने के लिए खाना है, मिल रहा है 2 वक्त का, तो बहुत। बट आज मुझे लगता है आज की जनरेशन, राजपाल जी, ये आईफोन 16 आ गया वो चाहिए, अगर वो नहीं है तो शायद रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो भी चलेगा। लोग लोन पे चीज़ें खरीद रहे हैं, जो एक लाइफस्टाइल बन गई है। जो लग्जरी थी ना, आपने संतोषी कहा कि लग्जरी, सबसे ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ ये होती थी कि सुकून की नींद पाना पूरे दिन के बाद। आज लग्जरी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है। अगर लग्जरी ठीक है, बेसिक आवश्यकताएं देश काल वातावरण के अनुसार बदलती हैं। हर दशक में कपड़े पहनना बदल जाता है, हर दशक में 24 घंटे में नेचर 24 बार कलर चेंज करती है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिसको आप लग्जरी बोलते हो, इसकी वजह से अगर सब कुछ जटिलताएं हैं, तो जब मैं बचपन में था तो 1 रुपए की सब्जी के लिए भी उतनी जटिलताएं थी। 100 रुपये जो आज 1,00,000 रुपए जो आसानी से जुटते हैं, या 1,00,000 रुपए जुटाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी 1,000 रुपये के लिए वही जद्दोजहद करते थे जो हम लोग आज। तो आई थिंक जैसे जो चीज़ जितनी बिखरती है या एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से साधन भी तो बढ़ते हैं। बिल्कुल। पहले देसी घी के डिब्बे में, डालडा घी के डिब्बे में बल्ब लगा लगा के लटका के नीचे रोशनी में, मतलब पेड़ पे लाइट लटका के और नीचे सीन करने की कोशिश करते थे। मतलब वर्ल्ड के चार्ली चैपलिन साहब जैसे लोग, या और अपने भारतीय सिनेमा या विश्व के सिनेमा। तो आज जो है वो बटन दबाते ही लाइट चेंज होती है। तो 400 गुनी सुविधाएं हैं, तो 100% 400 गुनी नीड तो आएंगी ना। लेकिन जब सुविधाएं कम थीं तो उस समय की जो आवश्यकता के अनुसार थी, फाइट इतनी थी। आपने जिस दिन सोच लिया कि हम हमेशा कल अच्छा करने के चक्कर में आज को हमेशा बर्बाद करते रहते हैं। कोई चिड़िया है, वो 5 बजे जैसे ही सूरज छिपने जाते हैं वो अपने घोंसले में जाती है। सुबह से लेके शाम तक वो या तो अपना घोंसला बनाने में, या अपने बच्चों को संभालने में, या अपना पेट भरने में पूरे दिन संघर्ष करती है। और 5 बजे के बाद किसी से शिकायत 7-6 बजे के बाद नहीं करती है कि मेरा आज का काम ये पूरा रहा। सब लाइन से, चिड़ियाँ बतख की लाइन में चली जाती है, कबूतर कबूतर की योनि में चले जाते हैं, कौवे कौवे में चले जाते हैं। तो जब वो प्रकृति का, नेचर का नियम है कि आपको पेट भरने के लिए, हम तो, हमारे पास दिमाग आ गया, वो बोल नहीं पाते, भाषा उनके पास भी है। तो अगर अपन लोग दिमागी तौर पे अपना तन भी ढकने लगे हैं, मन को चाहे 100 गुना गंदा कर दें लेकिन कपड़ा अच्छा पहनना हो चाहिए,
वो जानवरों को नहीं आता है। लेकिन जो संघर्ष कोई जानवर ऐसा बता दो जिसने कभी सोचा वो आज बैठ के चूंगा लाना है, बैठ के खाना है। तो हम चूंकि दिमागदार हैं इसलिए हम एक काम भी करते हैं, एक जगह से एक दूसरे को इंटरव्यू करते हैं तो हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इससे हजारों बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, प्लस माइनस खोजा जा चुका है। न्यूटन ने गति खोज ली। आप सोचिए फैराडे के नियम आ गए, आप कहाँ बल्ब बन गया, रोशनी बनने लगी, झालरों में तो पूरी मतलब कृत्रिम लाइट से हम पूरा संसार सजाने लगे हैं और हम सोलर एनर्जी से पूरे देश को जगमगाने लगे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आज की सिचुएशन मोबाइल वाली सिचुएशन है, जीपीएस वाली है। तो वो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिल्कुल संघर्ष तो अगर बोलते तो पहले ज़रूरतें नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो लड़ाइयाँ क्यों हुई? हजारों लड़ाइयाँ एक दूसरे को चढ़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, और जिसमें जड़ जोड़ू ज़मीन, या तो कहीं न कहीं जड़ का मसला है या कोई रिश्ते का मसला है जिसमें नारी शक्ति है कि या फिर मतलब बोलते हैं ज़मीन का मसला है, चाहे महाभारत ले लो, कोई भी कहीं पे भी। तो कहीं भी हम चले जाएं, चंद्रयान से लेके पूरी दुनिया में हम लोग, अब पूरा विश्व एक जीपीएस है, लेकिन हमें फाइट तो हर समय करनी पड़ेगी, और अच्छे रिश्ते के साथ, अच्छे संस्कार के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे आचरण के साथ। बिल्कुल। राजपाल जी, आप बचपन में कैसे थे? बहुत ही ऐसे ही था, बचपन से मस्खरा था, लेकिन अंदर से गंभीर मशविरा था। जिस आदमी ने मुझे हल्के लेने में कोशिश की उससे मैंने कंपटीशन ही नहीं रखा। हम हमेशा उस आदमी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते थे जो हमें गंभीरता से ले रहा है, कि वो सोच रहा है कि ये अंदर क्या है, और जो हमें 10% नहीं समझ रहा है तो वो हमारे कंपटीशन भी लायक है कि नहीं, ये हमें सिलेक्शन करना पड़ता था। कि जिसको आप अपना कंपटीटर समझ रहे हो, पता लगा कि वो आपको 10% भी नहीं जानता है। तो मैं हमेशा कंपटीशन अपने आप से करता था बचपन से, चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे लपचू हो, चाहे हाइड एंड सीक हो, चाहे खो खो हो, चाहे कोई भी खेल हो, और उससे लेके फिर कैरम से लेके चेस से लेके, अभी गोल्फ नहीं खेला है, वो थोड़े दिन बाद शुरू करूँगा। और क्रिकेट को करियर नहीं बनाना था क्योंकि वो उम्र जा चुकी थी तब तक। 12 साल थिएटर और 5 साल की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो मुझे लगता है मनोरंजन के स्टेडियम में जो करने का मौका मिला वो 100 जन्म तक भी उसका शुक्रिया अदा करना कम है। जो सोचा था वही हासिल किया, और जो इधर आया दुनिया की सुनी, और जो इधर ईमानदारी सुना उसमें हमेशा सफलता मिली, हमेशा। और जब लोगों का सजेशन सुना तब तक हमेशा विफलता मिली। तो लोगों का सुनना नहीं चाहिए, अपनी खुद की यह सबका जन्म अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है। कोई आदमी किसी का कैसे बता सकता है कि तुम ये लाइफ जी। हो सकता है तुम्हें जो 6 दिखता है हमें वो 9 दिखता है, अब तुम भी सही हो। लेकिन आप ये कतई मत सोचो कि अगर आप उम्र में बड़े हो या उम्र छोटे हो मैं गलत हूँ। आप गलत को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे जो गलत कह रहे हो ये प्रॉब्लम सही बात है। जैसे आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे। अभी भी एक्टिव हूँ, और मेंटली फिजिकली जब चाहे लखनऊ में था भारतीय नाट्य अकेडमी में, तो योगा और मूवमेंट, सुबह की जॉगिंग, अब वॉइस प्रैक्टिस। तो अब बचपन से मुंशी जी का पहाड़ा पढ़ाना खेल खेल में 2 दूनी 4, तो वो गा के पहाड़े रटाना। तो खेल खेल में जितनी भाषाएं हमने सीखी हैं, मतलब अभिनय की, क्योंकि अभिनय की बहुत भाषाएं हैं। जितना बड़ा बरगद पेड़ है ना, जितनी पत्तियां हैं ना, जितनी रशे, उतनी अभिनय की अनस्पोकन भाषाएं हैं। तो उसमें हम लोग हमेशा की मनोरंजन का फील्ड जो है वो लगता है कि ये
कॉमेडियन है या ये विलन है या ये हीरो है या ये जीरो है। मनोरंजन एक साइंस है और वी आर ऑल एंटरटेनिंग फील्ड के क्रिएटिव साइंटिस्ट। जो जीवन और आर्ट आपके प्राणों से जुड़ी हुई है। आर्ट आपकी बॉडी में जब तक वायु है तब तक आप जिंदा है, ठीक है। लेकिन वायु कहाँ रहती है? जिसका कोई शेप नहीं दिखता है। मकान दिखता है, वायु नहीं दिखती है। और वायु जुड़ती है पवन पुत्र हनुमान, तो उनको पवन पुत्र, अब पवन वायु से निकले पवन, उनके बुक है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो बोलते हैं जल वायु अग्नि धरती आकाश पाताल को जिसको ब्रह्मांड का एक रचयिता हो, जिसको इस ब्रह्मांड से कुछ नहीं चाहिए, वो जाके खुद अपना ना मतलब धुनी रमा के बैठा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड में। तो कला का सीढ़ियाँ हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेके, और ये इतना बड़ा क्राफ्ट है कि अगर बल्ब दबाते हैं तो ये बटन दबाएंगे तो ये बल्ब जलेगा, आपने इसको चार्ज किया हुआ है तो ये रिसीव कर रहा है जी। लेकिन कला का जो क्राफ्ट है आपके दिमाग में घूमे तो जहाँ सातों समंदर की माप समाप्त हो जाती है, और जो आँखों से देख लिया जाए उसकी माप समाप्त हो जाती है, वहाँ से कला का उद्गम होता है कि ये तो देखा है, इनको तो कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। और वो सोच के उस क्राफ्ट को जो बचपन में अपन ने स्टोरी मेकिंग सीखी थी कि एक शेर था, फिर उसने कहा अच्छा एक शेर था वो जंगल में दौड़ गया, जंगल से बाहर आ गया, तो एक तीसरे ने बोला एक शेर था वो जंगल से बाहर आ गया, चौथे ने बोला वो गांव चला गया। तो ऐसे कहानी मेकिंग करते थे, वो क्राफ्ट है ये। और ये 100% जितने भी विश्व के, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, चाहे रंगमंच के लोग हों, चाहे वो किसी भी टेलीविज़न के या हॉलीवुड या फिर ऑल रीजनल्स वुड, जितने भी इसमें ढोलक बजाने से लेके और चरक जो भी करते हैं, चाहे बैकग्राउंड हो चाहे फोरग्राउंड हो, दे आर ऑल बिलोंगिंग फॉर एंटरटेनमेंट क्राफ्ट, दे आर एंटरटेनर साइंटिस्ट। एब्सोल्युटली। फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है आपको, चाहे वो बचपन में ही क्यों ना हो, स्कूल में दी गई हो, जब आपको पता चला वो कलाकार आपके अंदर है? कक्षा 4 में, हाँ। 5 में पहली बार, शायद कक्षा 3 था या मतलब 7-8 साल का था, मुझे खूब याद है। उस समय पहली बार हिस्सा लेने की कोशिश की थी तो हाथ पैर कांप गए थे। तो 6 महीने तो कभी सोचने से भी डरता था कि कभी कुछ करना है, क्योंकि वो एक कविता सुनाने के लिए उठा और बच्चों में कक्षा 5 तक का हमारे गांव का स्कूल था, उसमें इतना डर गया तो हाथ पैर सब कांपने लगे। एक लाइन सुनाने पाया और रोने लगा था, और वो ऐसा डर बैठा कि एक आध साल उतरा ही नहीं। लेकिन उसमें एक रबर इनाम में मिली थी, ऐसे दे दी थी मास्टर जी ने। कौन सी कविता थी वो? जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, एक अपनी बड़ी अच्छी महाराणा प्रताप जी की कविता थी। फिर उसके बाद में जो है, फिर 1 साल बाद हिम्मत की तो चुटकुला एक सुनाने की कोशिश की, तो उसमें टॉवेल मिल गई। फिर एक और कार्यक्रम को उसमें पेंसिल मिली। तो आई थिंक पहले इनाम 3 याद हैं, रबर, पेंसिल और तौलिया। तो इनाम मिलने के बाद वो मोटिवेशन मिला कि यार और करते हो कि नहीं, फिर कुछ कर ही नहीं पाया ना। खेतीबाड़ी की बचपन में पिताजी के साथ में खेतीबाड़ी 10-11 साल 12 साल, जैसे कक्षा 8 तक। और जानवरों के साथ में खूब अच्छा रिश्ता रहा, गाय भैंसों के साथ में, गाय भैंसें आज भी हैं घर में। और खेतीबाड़ी खूब की 14-15 साल तक। लेकिन 14 साल की उम्र में जब शाहजहाँपुर शिफ्ट हो गया 9th के बाद, उसके बाद फिर शाहजहाँपुर में 8 साल रहा, फिर 2 साल लखनऊ में रहा, 3 साल दिल्ली रहा, और फिर 97 से 2024 पिछले 27-28 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। और जहाँ प्रोड्यूसर पैसा दिखा देता है
वहीं आटा और आट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए उसके पीछे चला जाता हूँ। दुनिया के किसी, चाहे पहाड़ी पे ले जाए, चाहे बंजर में ले जाए, कहीं भी ले जाए, ये तुम्हारी लोकेशन है। जी सर। कर लेंगे। करियर में एक्टर बनना ऐसा कुछ दिमाग में आया था जब आप खेती बाड़ी कर रहे थे? कुछ बनने का दिमाग में आया ही नहीं कभी? कभी कुछ बनने का नहीं आया। जो दिमाग में आया, माता जी से पूछ रहा था कि ऐसा क्या, बोले बेटा कुछ भी, गांव में दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हो सकते थे वो थे। मतलब बिजली, पानी और कीचड़ और ये और जो और अंधेरा और नो लाइट, लेकिन उसमें तुम कुछ ऐसा करते थे वो गांव से अलग होता था। और मैंने कभी कुछ सोच के कभी नहीं किया, लेकिन जिसका दामन पकड़ा तो वो दामन आज मुझे लगभग 38 साल हो गए। मैंने दूसरा काम भी कोई नहीं कर पाया, अभिनय ही कर रहा हूँ। लगभग 4 दशक होने वाले हैं हमारे, बचपन से लेके अभी तक के। क्या बात है। तो गांव में कभी ऐसे मतलब चुटकुले आप सुनाते थे, लोग पसंद करते थे? क्या कुछ यादें हैं उस वक्त? मैं कभी किसी को खुश करने के लिए कभी कुछ सुनाते ही नहीं था। मेरा आज भी, मैं आपको कतई इम्प्रेस करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मैं सिनेमा में भी किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं सिनेमा में जो कुछ भी मुझे मिलता है वो इतना ईमानदारी से जीने की कोशिश करता हूँ कि इस मनोरंजन के तार लोगों के चेहरे से नहीं जुड़े हैं, लोगों के ब्लड सर्कुलेशन से जुड़े हैं। कि ठहाका लगेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, तो वो ब्लड सर्कुलेट पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अगर इस दुनिया में 800 करोड़ लोग बता रहे हैं, मैं 200 करोड़ लोग ऐसे मानता हूँ जिनके पासपोर्ट या जिनकी गिनती नहीं होगी, कहीं जंगल जहाँ पे ध्यान ही नहीं जाए, मतलब तो मैं 1000 करोड़ लोग मानता हूँ कि 1000 करोड़ किचन अगर हैं तो उसमें एक एक पैदा हुआ बच्चा बच्ची और बूढ़ा बूढ़ी, उसके ब्लड सर्कुलेशन को पॉजिटिवली कितनी अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो जाए तो इसके चेहरे पे जो 72,000 नाड़ियों का जो शरीर है उसमें प्रफुल्लता आ जाए, वो हर्षो उल्लास पैदा हो जाए। हम उसके लिए काम करते हैं। हम जिस दिन ये सोचेंगे हम आपको खुश करने के लिए बैठे हैं, उस दिन से कभी खुशी नहीं कर सकते। जिस दिन हम सोचेंगे हम कॉमेडी करने जा रहे हैं, हम कभी कॉमेडी नहीं कर सकते। हमें जिस दिन लगता है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हम ये लिखेंगे, कभी सोच के जाते हो परीक्षा में कितनी भी कॉपी अच्छी की हो आपने, लेकिन कभी बोलते हो कि मैं ये लिखूंगा। आपने रात भर पढ़ा होता है, सवेरे सवेरे जब आप पहुंचते हो, फर्स्ट डिवीज़न की तो ताली और मिठाई बाद में बंटती है, लेकिन जब आपको पहली बार कॉपी बंटती है, उसके बाद जब पेपर आता है तो आपके हाथ पैर कांपते हैं कि क्या आएगा, क्या आएगा। वहाँ पे आपको ध्यान होता है कि आप अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर रहे हो या अपने टीचर को इम्प्रेस कर रहे हो। वहाँ आपकी धमनियों से और वो पेपर का वो रिश्ता बना होता है। फिर तो जब आपके नंबर अच्छे आते हैं तो फिर बहुत अच्छा किया मैंने। उस समय अगर दिमाग में मैं आई हूँ या मैं आया हूँ, मैं ऐसी कॉपी लिखूंगा, कोई कर पाता है? आप पढ़ाई में कैसे थे? हमेशा ब्रिलियंट रहा। हम पढ़ने से ज़्यादा हमेशा अच्छा लिसनर रहा। और पढ़ाई में बिलीव करो तो पढ़ने में सबसे कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ या जिस क्लास में रहा तो सुनने में सबसे मजबूत हूँ। बिल्कुल। बट कभी ऐसा लगा था कि अगर पढ़ाई अच्छी करूँगा तो ये कुछ और जॉब कर लूँगा एक्टिंग में? कभी नहीं लगा? मैं जॉब के लिए पढ़ाई करता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि जॉब अगर पढ़ाई करो तो जॉब मिल जाएगा। मैं कक्षा 10 पास हुआ, मैंने ऐसे एक एडवर्टीजमेंट देखा कि शाहजहाँपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग शाहजहाँपुर वो है, उसमें अप्रेंटिस चाहिए। अप्रेंटिस कैसे चाहिए? जो सेना के कपड़े सिलेंगे। अच्छा। मैंने फॉर्म भर दिया, 4000 लड़के बैठे थे, मैं भी सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट होने के बाद में पता लगा कि सब जब बॉडी चेकअप और पूरा स्वास्थ्य चेक हुआ और सब कुछ, तो उसमें पता लगा कि अपन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के फौजी टेलर हैं, और अगर देश पे हमारे मुसीबत आ जाए तो हम टेलर लोग मशीनें छोड़ के 3 महीने की बड़ी रैंडम छोटी सी ट्रेनिंग करके हम अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक लेके राइफल लेके निकल सकते हैं।
तो हमारे लिए वो सुख था। मुझे बाद में लगा कि उसी में मैंने रामलीला की, एक उसी फैक्ट्री में एक ही साल रामलीला की और उसमें अंगद का रोल किया। अच्छा। एक सीन था और वो एक सीन से शुरुआत, मतलब उसके बाद कभी रामलीला करने का मौका नहीं मिला। एक सीन से एक पहला नुक्कड़ नाटक अंधेरे खिलाफ कोरोनेशन आर्ट थिएटर में किया। एक लाइन थी कि कोई हमें ऊपर निकालो, बस। नुक्कड़ उसके बाद लगभग कोरोनेशन ने 8 लगभग कई नाटकों के 80-90 शो किए होंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा था। तो हमने प्लान ये नहीं किया कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। हम अनप्लान्ड अपने दिल से चलते, जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है उस पे हम चलते थे। जहाँ पे हमें उलझन हो जाए बिल्कुल, तो हम उस रास्ता को छोड़ देते थे, और जिस रास्ते में हमें सुख मिलता है और लोगों का नुकसान नहीं है और हमें देख के लोगों की ताली मिल रही है, अपनापन हो रहा है और जो मैं काम कर रहा हूँ इन तक अच्छा लग रहा है, तो इस काम को और भी अच्छा करूँ और भी अच्छा करूँ और भी अच्छा करूँ। तो करते करते मतलब गांव का प्राइमरी का, चाहे प्राइमरी कविता हो, चाहे प्राइमरी का चुटकुला हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल का हो, अब खैर बीए तो प्राइवेट ही किया पत्राचार से, लेकिन जिस स्टेज पे जहाँ पे भी जो काम किया उसमें बेस्ट जिया। और मैं बोल रहा हूँ कि लोग ये चिंता मत करो कि आप क्या जीना चाहते हो, आप ये करो तो कि आपने बेस्ट क्या क्या जिया और क्या क्या मिस्टेक्स की। तो कल एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे लर्निंग डे, एवरी डे इज फाइटिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। अभी घर से निकले, कान में दर्द हो गया, पता लगा अस्पताल पहुंच गए। नोबडी नोज फॉर टुमारो। तो डोंट थिंक इवन कि कल बहुत अच्छा हो जाएगा, आज का बस दिन निपट जाए। नहीं, आज का अच्छे से निपटाते हैं, कल जब सोएंगे उसके बाद कल बात देखेंगे। तो इतना करते करते यहाँ तक पहुँच गए आप लोगों का आशीर्वाद से। बिल्कुल। राजपाल जी, मैं थोड़ा हटके सवाल पूछूंगी, ठीक है? टीनेज में आप कैसे थे? वो दौर टीनेज जो होता है ना, जैसे आपका मतलब आप उम्र पकड़ो 12 से लेके मतलब 19 तक, है ना? वो दौर ऐसा होता है कि आपके लड़के दोस्त ज़्यादा होते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, किसी लड़की पे क्रश आ जाता है, प्यार हो जाता है, प्रपोज करते हैं। वो दौर कैसा था? बहुत स्वर्णिम किसी दौर, से प्यार हुआ? बहुत स्वर्णिम दौर। और इसलिए जीवन भर आज जिस मतलब हाफ सेंचुरी पे मतलब जितना मदर से प्यार मिला उसके लिए 100 जन्म तक शुक्रिया भी कम है, धन्यवाद कम है। दोस्तों का प्यार मिला उसके लिए 100 गुना धन्यवाद है। और टीचर्स का, और दोस्तों का, क्लास में हेल्दी कंपटीशन का, मतलब जहाँ भी रहे, जिस मोहल्ले में रहे, जिस क्लास में रहे, तो हमेशा नाम कितना रहा पता नहीं, इग्नोर तो कभी नहीं कोई कर पाया। चाहे कितना भी किसी भी तरीके की बोलते हैं कि टोली हो, हाँ। और राजपाल अगर उस टोली का हिस्सा हैं तो आप राजपाल को मतलब बोलते हैं साइड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर लड़की पसंद आती थी, आपने किसी को प्रपोज किया है? दुनिया के सबसे ऑनेस्टी से प्रपोज किया, कभी किसी को चीट नहीं किया और कभी किसी को चीटिंग के भाव से नहीं देखा। और इतना खुश हूँ कि मतलब हर उम्र पे कि जितने भी रिश्ते हुए, जिनको प्यार बोलते हैं या वन साइडेड बोलते हैं, दोनों साइडेड बोलते हैं। वन साइडेड प्यार भी हुआ है आपको? वन साइडेड भी बहुत जगह प्यार हुआ, लेकिन शादी के बाद में 2003 में जब राधा से शादी हुई तो उसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बोला कि आज से आपके जितनी भी बैकग्राउंड है, हाँ। चाहे पारिवारिक हो, चाहे फैमिली की हो, हाँ। चाहे दोस्तों की हो, चाहे टोली की हो, चाहे तुम्हारे पास्ट की हो, हाँ। और मेरा भी कभी जितना भी मेरा है कि मुझे नहीं पता ना आपसे मिलना था या तो अपन 2003 शादी करेंगे तो अभी मैं ये दुनिया ना जीऊँ। तो लेकिन 2003 के बाद में आज 2024 है शायद, मतलब 21 साल हो गए हम लोगों की शादी के।
तो उसके बाद मैं कोशिश किया कि अगर किसी का हाथ भी पकड़ा हो तो उसके पीछे कोई सच्चा अच्छा भाव हो, कोई गंदा भाव ना हो। और मैं रात दिन जय नारी शक्ति बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे लकीएस्ट आदमी हूँ, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। हर आदमी ऐसे हमारे जैसे भगवान करे करोड़ों ऐसे हों, लेकिन मुझे खूब अपनी माता जी का प्यार मिल रहा है, प्यार से मैं अम्मा बोलता हूँ। मेरी जो भी मुँह बोली हैं, जितनी बहनें हैं उनका खूब प्यार मिल रहा है। जितनी मेरे क्रश, जितनी मेरी प्रेमिकाएं थीं, सबसे मेरा आज भी उतना ही अच्छा मैं अंदर से कांटेक्ट में हो? बिल्कुल आपके एक्स के टच में हो? कांटेक्ट में इतनी बिजी पूरे अलग अलग हैं तो, लेकिन मन में दिल में रिस्पेक्ट में उनके लिए जो भाव वो उस समय था, उससे 100 गुना भाव आज है उनके लिए। और फिर वाइफ पत्नी का जितना भी 21 साल में एक बैकग्राउंड में जो पत्नी साथ दे दिया, वो पूरी फैमिली के बच्चों का जीवन सुधर गया। तो मैं तो जय नारी शक्ति बोलता हूँ कि मैं भी इतना फुलफिल हूँ कि हर उम्र के हिसाब से जो बच्चों को, जो बूढ़ों जो चाहिए होता है, जवानों को या उसमें, तो प्रॉपर मतलब कोई एक्सपीरियंस किया है हर तरीके। मुझे जानना है, आपने कहा कि आपने किसी को प्रपोज किया था, वो कैसे किया था उस टाइम पे? तो उसका क्या करोगे अभी पूछ के? अभी तो मैसेज पे प्रपोज हो जाता है। तो और प्रपोज के 3 ही शब्द होते हैं, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर, आई लव यू के ही होते हैं जी। बट एक अलग अलग तरीके होता है ना प्रपोज करने मुझे के। आपने कैसे किया तरीका था? वो अभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरव्यू में प्रपोज आप किसी को करो तो वो तमाशा हो सकता है। अभी नहीं, जो आपने कहा तभी आपने किसी को प्रपोज किया था, वो कैसे प्रपोज किया था? मतलब डायरेक्ट जाके इजहार कर दिया था, रोज दिया मैंने था? जिसको प्रपोज किया डायरेक्ट ही किया। मतलब मैंने सीधा बोल दिया आई लव यू ऐसे? सीधा नहीं बोल दिया तो कैसे लेकिन बोल इतना ईमानदारी से दिया थी कि इसमें कोई भी करप्शन नहीं था। तो जिसको अगर 90% हर जगह जहाँ भी प्रपोज किया वहाँ पे कामयाबी ही मिली रिश्ते को, और रिश्ते को मजबूरी मिली। 10% आप जीवन है, कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाए, कभी एक दूसरे की डेप्थ नहीं समझ पाए, और मैं जीवन को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। बिल्कुल। तो जितनी मैंने मस्करागिरी करता हूँ उससे 100 गुना गंभीर मशवरा रखता हूँ। क्या बात है। और इसलिए अपनी दुनिया में मस्त हूँ। कंपटीशन अपने साथ है, और दुनिया में प्रकृति के बाद, गॉड के बाद, माता पिता गुरु के बाद में सबसे ज़्यादा प्यार भी अपने को ही करता। और आपकी कॉमेडी साइड तो हमने देखी है। आप बतौर नहीं, आपने 10-5 फिल्में वो नहीं देखी शायद, अगर वो देख लेते, जैसे काम चालू है, एक बाप बेटी की, अभी जो इस साल की सबसे मोस्ट स्ट्रीमिंग फिल्म है, और जिसमें पूरी फिल्म में बेटी और बाप का रोना ही है, लेकिन सत्य घटना भी इतनी ईमानदारी से बनाई। तो जितनी मेरी कॉमेडी फिल्में देखी गई उससे 10 गुना ज़्यादा काम चालू है देखी गई है। मेरी पत्नी उससे 100 गुना ज़्यादा देखी गई हैं। मैं माधुरी दीक्षित, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे फेमस होती हैं फिल्में, उससे 100 गुना ज़्यादा मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, फेमस हुई थी। अब भोपाल प्रेयर फॉर एन अंडर ट्रायल, सोचो जब जहाँ चुप चुप के कर रहा हूँ, एक 30-32 साल लड़का वो 3 बेटियों के फादर का रोल अंडर ट्रायल में कर चुका है जब 30-32 साल का था। तो जब जब जो चैलेंज मिला हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कढ़ाई में हो, उस चाहे नुकसान हुआ या घाटा हुआ, उसको चखा ज़रूर। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें बहुत सारी मुसीबतों का भी, क्यों जीवन जंजालियों का है, लेकिन अगर ये लगे ये चैलेंज है तो ये चैलेंज को छूना ज़रूर है एक बार। तो इसलिए वो चैलेंज, इसलिए भी बार बार फिनिक्स की तरह जलता रहता हूँ, मिटाता रहता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर अपने आप को मिटा के चूल्हे में राख बना देता हूँ। सर, आपने मेंशन किया अपने फैमिली के बारे में, जो सवाल मैं पूछना चाहती थी कि हमने ज़्यादा, मतलब आपने कॉमेडी की है, सीरियस काम भी किया है, आप रोमांटिक कितने? रोमांस के बारे में बात अगर इस विश्व में बिलीव करो आप, अगर दुनिया के 10 रोमांटिक पीपल आप खोज लाएं, तो प्लेइंग 11 मेरा नाम रख लीजिए, और कोशिश करूंगा कि नंबर 1 निकलूं इंसानियत में, रोमांस में, हर चीज में। कितने रोमांटिक है आप? किस मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर थोड़ी कला ही जीवन है। अगर जो आदमी अंदर से कलाकार है
और कला के आकार को समझता है। हम्म, वो अगर रोमांस नहीं समझता है तो प्रेम नहीं समझता है, प्रेम नहीं समझता है तो विश्वास नहीं समझता है, विश्वास नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं है, बिल्कुल और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो ना उसके अंदर कला है, ना प्रेम है, ना रस है, ना कुछ भी अलंकार है। बिल्कुल। जैसे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान को कहा जाता है ना? उनके रील की लाइफ में, हम्म पर्दे की लाइफ में, पर्दे की लाइफ, जी रियल लाइफ में तो पता नहीं कौन है इस 750-800 करोड़ में। बिल्कुल पर्दे की लाइफ की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। पर्दे में आई थिंक इज द कि कितना बड़ा नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, शाहरुख भाई की एक बड़ी अच्छी हमें लगी, क्योंकि आपने उनकी वो परफॉर्मेंसेस शायद नहीं देखी हैं जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किए। अगर वो उन्होंने एक ऐसे वो लीडिंग एंटरटेनर हैं जिन्होंने शायद जो फिल्में प्रोड्यूस की या जो फिल्में काम किया, हमेशा अलग अलग कहानियाँ चुनी। बिल्कुल चाहे बाजीगर हो, दिलवाले दुल्हनिया ले लो, चाहे डॉन ले लो, चाहे ये दिल तो पागल है ले लो, चाहे कुछ कुछ होता है ले लो, चाहे आप देवदास ले लो, एक नहीं, और मतलब अलग अलग। बिल्कुल और फिर उन्होंने खुद जो फिल्में प्रोड्यूस की वो बिल्कुल अलग अलग, कहाँ बिल्लू बार्बर और कहाँ पे, और मैं हूँ ना, और फिर बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस, मतलब बहुत बहुत बड़ी वैरायटी दी है शाहरुख भाई ने, और बहुत रिस्क लिए हैं। और इसके लिए वो मतलब वो एक बॉलीवुड के मतलब 100 साल के इतिहास में जो 10-20 अभिनेता, हिम्मती अभिनेता जो हैं, जिन्होंने रिस्क ले लेके अपना जीवन संवारा है, उसमें शाहरुख साहब भी आते हैं। द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार भी कहा जाता है उन्हें। कह सकते आपने हैं। आपने भी उनके साथ काम बिल्कुल किया बिल्कुल है। सब कैसे है वो बिहाइंड द कैमरास? बहुत वेरी हार्ड वर्क गाय, अपने रिहर्सल से लेके, अपने काम से लेके, बहुत ही, और सबसे बहुत ही इज्जत संस्कार के साथ सबको सम्मान देना शाहरुख भाई के बिल्कुल व्यक्तित्व में आता है। राजपाल जी, कास्टिंग के बारे में पूछना चाहूँगी। जब 2011 से कास्टिंग डायरेक्टर्स आए थे इंडस्ट्री में, हाँ, उसका इम्पैक्ट बतौर एक टैलेंटेड एक्टर आप पर कैसा रहा? हमारे ऊपर कभी भी कोई किसी कास्ट का फर्क नहीं पड़ा। मैं हमेशा बचपन से, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे मंच पे हूँ, और चाहे टेलीविज़न में, 3 साल टेलीविज़न किया, 97, 98, 99, मतलब 2 साल, सवा 2 साल। बिल्कुल और पिछले 25 साल से मतलब अगर जितनी भी फिल्में करने का सौभाग्य मिला है, तो उससे 4 गुनी फिल्में मना करने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि एक साल में 12 ही महीने होते हैं, आप 6 फिल्में कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, चलो 9 कर सकते हो, लेकिन आप मतलब 20 फिल्में नहीं कर सकते 12 महीने में, क्योंकि आप एक फिल्म करने के लिए 200 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल तो आई थिंक बाकी सबको ऑल द बेस्ट है। सब जो भी कला के क्षेत्र में, अब जैसे पहले 70 था, टीवी था, अभी OTT आ गया तो और विस्तार हो गया। अब उसमें जितने कला का विस्तार होता है उतना ही कला पे निखार होता है, तो उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ती। तो जितनी कास्टिंग एजेंसियां हैं अच्छी अनुभव के साथ में, तो क्योंकि अगर कास्टिंग एजेंसियां आई हैं तो ये भी बढ़ा है, मतलब दायरा भी बढ़ गया है। पूरे 3600 स्टेट में कला का 100 गुना दायरा बढ़ गया है। तो सारे लोग, हज़ारों कलाकारों को, नए कलाकारों को काम मिल गया है, हज़ारों लाखों यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सबके मतलब अलग अलग पायदान हैं, और लाखों, पहले हज़ारों सरवाइव करते थे, अब लाखों सरवाइव कर रहे हैं। तो मतलब सबके लिए ऑल द बेस्ट है, सब अच्छी बात है। और सब मतलब मैं तो यही कहूँगा कि सब इतना अच्छा फेयर काम करें कि मतलब चाहे कहीं भी का भी बंदा हो, सबको खूब जॉब मिले, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे न्यू कॉमर हो। राजपाल जी, अगर आपकी फिल्मोग्राफी के बारे में हम बात करें, चाहे वो चुप चुप के हो, कल हो ना हो, मुझसे शादी करोगे, इतनी सारी फिल्म्स आपने किए हैं। आज जब हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं ना, आपका कोई भी डायलॉग हो उसका मीम बन चुका है।
अच्छी बात है। खुशी मिलती है हाँ, देखकर। बिल्कुल पिछले 20 साल आपके की क्या मेहनत। रिएक्शंस होते हैं इस मीम्स को देखकर? नहीं, बहुत अच्छा है कि मतलब पूरे देश दुनिया में कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई कोई लाख भी कमा लेता है। और अगर 140 करोड़ लोग भारत में हैं और पूरी दुनिया में इतने बच्चे हैं जिसमें लाखों यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें मतलब मोनेटाइज किए हुए हज़ारों तो मेरे नाम पे अलग अलग हैं। जी। और लोग बोल रहे हैं कि मतलब अगर किसी के 4,000 5,000 रुपए से लेके और 1 लाख तक की कमाई अगर ऐसे 1,000 लोगों की कमाई होती तो सौों करोड़ रुपए अपने फ़ोटो के ऊपर, तो अच्छा लगता है कि जी। पूरे देश दुनिया में अगर कि इकट्ठा किया जाए। ऐसा एक दिन बैठे बैठे हम सब लोग बात कर रहे थे, तो आज के एक्टरों पे कितने लोगों का अलग अलग है, हम ही नहीं है, बहुत सारे जो फेमस चेहरे हैं। जी। तो मुझे खुशी होती है कि उसमें अगर सब यूट्यूबर्स हो जाए तो लाखों हो जाएंगे, सबको फ़ायदा होता है। आपका तो फेवरेट मीम कौन तो सा है? सौों करोड़ हो जाएंगे। और अगर आज सोशल मीडिया का जन्म अपने सामने हुआ, सोशल मीडिया से अपन 20 साल बड़े हैं, हम्म। क्योंकि हम लोग एंटर हो गए थे 2000 में। सोशल मीडिया ने सही जो है वो कोरोना के दौरान अपना विस्तार किया। बिल्कुल। पहले तो फैशन में थोड़ा सा लोग इतना सीरियस, मतलब फेमस, जी। लेकिन वैसे, लेकिन जी। कि सोशल मीडिया और बोलते हैं ना कि डिजिटल वर्ल्ड ही लोगों की रोजी रोटी का साधन बन जाएगा, और जिसमें हज़ारों करोड़ कंपनियां भी खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो इसके अगर हम लोग 10-20 चेहरों में इसको बड़ा करने के लिए वर्ल्ड वाइड में टॉप 11 में जब सोचता हूँ प्लेइंग, तो मीम में सब में हमारा भी चेहरा हमें दिखता है, तो प्राउड फील होता है कि चलो एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उसको फेमस करने में एक चेहरा ये भी है। आपका फेवरेट मीम कौन सा है? सारे ही हमारे फेवरेट मीम हैं। एक ना आपका सीन है जो बेहद मुझे पसंद आया वक्त फिल्म का, जहाँ पर बोमन ईरानी जी बैठे हैं, अमिताभ जी है, और वो जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन चलता है ना, क्यों जाना है बाथरूम, क्यों, उस सीन के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। कितना इम्प्रॉम्प्टू था, सीन से पहले क्या कुछ बातें हुई थी, क्योंकि वो इतना बेहद प्यारा सीन है ना। नहीं, वो विपुल शाह साहब की मेहनत थी, और वो उन्होंने सब कैरेक्टर्स पर काम किया था, चाहे अक्षय जी का कैरेक्टर हो, चाहे प्रियंका का कैरेक्टर हो, चाहे बच्चन साहब का हो, भूमिन जी का हो, शेफाली जी का हो। जी। और वो एक कमाल की ट्यूनिंग के साथ में 6-7 कैरेक्टर को विपुल जी ने बिठाया था, और वो टोटल विपुल भाई का क्रिएशन था। हाँ, मैं उसमें पात्र करते करते सुपात्र की लाइन में आ गया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कमाल के एक्सप्रेशंस, कमाल डायलॉग डिलीवरी, काफ़ी एज अ कॉमेडियन आप जब इम्प्रोवाइजेशन करते हो सारे दिग्गजों के सामने, आप खुद कॉमेडी के दिग्गज हो, तब कितना मज़ा आता है और वो मोमेंट कैसा रहता है? मैंने बचपन से लेके जो हमसे कमज़ोर हैं उनके साथ कबड्डी खेलने में मुझे डर लगता था। तो मैं अब एंटरटेनमेंट के अखाड़े में हूँ। मैं रोज़ सपना ही ये देखता हूँ कि दुनिया में मिलें तो सर्वश्रेष्ठ दिग्गज ही मिलें, जिनको फेस करूँ तो अपनी दिग्गज होने का एहसास हो सके। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दिग्गजों के बीच में ही काम करने का मौका मिला, और कोई नया भी है और एक लाइन भी नहीं बोली है, और उसने एक लाइन बोल के अपनी उपस्थिति दी, तो जितना कोई 40 साल काम किया हुआ दिग्गज है, और हमारे सामने अगर एक लाइन बोला हुआ कोई लड़का है, तो मैं उस दिग्गज से उस जूनियर को कम दिग्गज नहीं मानता, क्योंकि ये कल का दिग्गज है जो आज की इसकी इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए मुझे दिग्गज ढूंढने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता। क्या बात है। हाँ। और अभी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। भूल भुलैया की अगर हम बात करें, बहुत एक्साइटेड है भूल भुलैया 3 को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। कैरिकेचरिस्ट क्या है, तो हमारे हजारों साल पुराना कैरेक्टर है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में विदूषक हमने थिएटर में भी किया है, मतलब रंगमंच पे भी। और एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब ना किसी किचन को बुरा लगता है, ना किसी समाज को बुरा लगता है। और ये विदूषक टाइप जो कैरेक्टर होते हैं, ये हमेशा कैरिकेचर होते हैं, ये रियल नहीं होते हैं।
और इनको कैरिकेचरिश रूप में जब आप प्ले करते हो तो हम हर समाज का, चाहे संत समाज हो, चाहे किसी भी किचन का हो, चाहे कोई भी, हर समाज के, हर वर्ग के, हर पद के, हर कद के लोगों को ये कैरेक्टर हमेशा हंसी दे के जाते हैं। तो ये जो छोटा पंडित है ये एक ऐसा विदूषक है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का, जो खुद को, अपने को मूर्ख दिखा दिखा के किसी को बुरा ना लगे और मतलब एंटरटेनमेंट पेश करता है। तो ये हमारी संस्कृति का, संस्कृत का, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का कैरेक्टर है, जिसको कोशिश करता रहता हूँ कि ये कैरिकेचर के रूप में सबको, बच्चों को, बूढ़ों को एंजॉय करे और बस उसको निभाने में मजा लेता हूँ। कार्तिक, आर्यन, तृप्ति, डिमरी है इस बार, कैसा था माहौल सेट? बहुत ही कितना मजा आया इनके साथ काम करने में? जब हमेशा जैसा मज़ा आता है वैसा ही मज़ा आया, और बहुत ही यूनिटी के साथ और बड़ी अच्छी क्लास कम्युनिटी के साथ फिल्म बनाई और बड़ा अच्छा लगा। और फिल्म अब बन के तैयार है, तो 3 नवंबर को रिलीज़ है। हम काफ़ी एक्साइटेड है देखने के लिए। डेविड धवन जी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, रिश्ता है, और उनके साथ, गोविंदा के साथ आपने काम किया। ये जब तिगड़ी आती थी ना, बॉक्स ऑफिस पर हिट दी है, ये तिगड़ी हम वापस देख पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देखना चाहिए। ये तिगड़ी तो ज्यों ज्यों देखिए, अब जितने भी करिश्माई हॉलीवुड में जो भी फिल्में या कंटेंट या विषय वस्तुएं बनी हैं, तो आप सब 50 से 75 के बीच में, तो यही हर एक्टर का या बिजनेसमैन का या किसी का ये इनिंग जो होती है 50 के 75 के बीच की, यही जो आपने पिछले 50 साल में जिया होता है, उसका रिजल्ट होता है ये अगले 25 साल। तो आई थिंक जितने भी एक्टरों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हैं, जितने भी बेस्ट परफॉर्मेंस या जितने भी बेस्ट रिजल्ट आए हैं, चाहे वो व्यापार के हों, व्यवहार के हों, कर्म के हों, वो 50 से 75 के बीच में ही आते हैं। तो इनके सबके तो अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। ये तो हमारे देश के वो धुरंधर आर्टिस्ट हैं जिनको आप कभी भी जीवन में, 1000 साल तक सिनेमा है तब तक आप इनको जिंदा देखोगे, ऐसे ही जिंदा देखोगे, इसी उम्र में देखोगे आप। बिल्कुल। डेविड साहब के बारे में आपने प्रश्न पूछा। जी जी। हमारे ये 25 साल के करियर में, जो फिल्मी करियर है, हर एक्टर के जीवन में कुछ डायरेक्टर आते हैं। हमारे भी जीवन में 50 डायरेक्टर आए। तो जीवन के तो हमारे निर्देशक परम पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हैं, जिनको मैं अपना परम पूज्य गुरु जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके विचारों को ही साथ में लेके चलता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में पहुँचने से पहले, फिल्मों में पहुँचने से पहले बहुत सारे टीचर हर मोड़ मिले। कोई NSD मिला, कोई BNA मिला, कोई गांव मिला, कोई शहर मिला, कोई कॉलेज मिला, कोई कहीं, सबने कहीं, उसमें सबों टीचर को हृदय से नमन करता हूँ। लेकिन इस 25 साल में एक 5 निर्देशक, जिनमें हमारे जीवन में, हमारे चाहे किसी भी फेज में, किसी भी उतार, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, मतलब जिसमें एक राम गोपाल वर्मा जी हैं, रामू जी, जिनको हम RGB सर बोलते हैं, एक प्रियदर्शन जी हैं और एक डेविड जी हैं। तो बोलते हैं एक ने जंगल में एस्टेब्लिश किया, तो एक ने, रामू जी ने फिर प्यार तूने क्या में कॉमेडी कराई, मैं माधुरी दीक्षित में मेन लीड करवाया। तो प्रियन जी ने हंगामा से हंगामा करवा दिया, और मतलब, और डेविड जी ने एक्टिंग का छोटा डॉन में बना डाला। और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में आ गए चंदन अरोरा और अब पलाश मुच्छाल। ये 25 साल में 5 डायरेक्टर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब इन्होंने जब जब कभी कुछ सोचा, तो प्रियन जी ने, रामू जी ने या डेविड साहब ने, और फिर चंदन के साथ में जो भूमिकाएं करने का मौका मिला, और फिर अभी पलाश के साथ 3 फिल्में की। ये आई थिंक ये ऐसे कि मोड़ मोड़ पे जो हमारा, जो एक मुख्य भूमिका का सुख या सपोर्टिंग भूमिका की जो कॉम्बिनेशन है, हर वक्त इन डायरेक्टरों ने मुझे काम दिया। और ये 5 डायरेक्टर, सीनियर टू जूनियर तक, आई थिंक ये इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ
मुझे वो कर दिखाने का मौका मिला जो शायद एक कॉमेडियन अभिनेता नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे इन लोगों ने प्रयोग अलग अलग कैरेक्टर हमारे ऊपर किए। 10-12 फिल्में, 17 फिल्में रामू जी के बैनर में की, 12 फिल्में लगभग प्रियन जी के साथ, 10-12 प्रोजेक्ट डेविड जी के साथ, 2-3 फिल्में इनके, अब 3 फिल्में पलाश के साथ, 2 फिल्में चंदन और के साथ। तो ये एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि ये हमारे करियर शेप करने में जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट हाँ किया। 25 साल में जो मतलब एक बिल्कुल। मस्खरा और मशविरा, बिल्कुल। गंभीरता और मस्खरागिरी दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाए, इनमें 5 लोगों का क्या बड़ा बात है। और डायरेक्टर के साथ साथ जिस एक्टर के साथ आप स्क्रीन स्पेस आपने जो शेयर किया, वो भी केमिस्ट्री जो उभर के आती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे मुझे अगर पर्सनली आप पूछो मुझसे, तो अक्षय कुमार के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है ना कॉमेडी सीन वाली, वो मुझे बेहद पसंद आती है। लेकिन हर किसी के साथ ही वो एक आप अलग प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो लेकर आते हो, स्क्रीन पर आपका टैलेंट दर्शाते हो, काफ़ी मज़ा आता है। सलमान खान, अक्षय कुमार, बिग बी हो, शाहरुख खान, सबके साथ आपने काम किया है। नहीं सबके साथ काम किया, और बस सबके साथ बिल्कुल दिल से दिल का रिश्ता है बिल्कुल, और सबके साथ अलग रिश्ता है। जितने भी आपने लेजेंडों के नाम लिए हैं, सब लेजेंड्स हैं, सबके साथ और दोस्ती आ रही सबके है। साथ कभी नहीं लगा कि हम आज मिले। लगता है कि 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल तक अगर नहीं भी काम कर रहे हैं तो भी दिल मिले हुए हैं कि एक दूसरे के साथ में काम किया या काम नहीं किया मैटर ही नहीं करता। लेकिन ये सब लेजेंड के साथ में कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम कोई ऐसे उसमें काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे लिए कोई एरिया अनजाना है। क्या बात है। करण जौहर के साथ काम करना पसंद करेंगे आने वाले टाइम में? मैंने कल होना हो की है, एक सीन किया था, बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमें वो काल एक फिर सीन बहुत नहीं, फिर बहुत उसके ही बाद अच्छा में सीन नहीं था उसके वो। बाद में करण ने काल एक फिल्म थी, जी। तो काल के लिए मुझे ये कल हो ना हो के बाद काल में मेरे लिए कैरेक्टर लिखवाया था। हाँ और उसमें 30-40 दिन की शूटिंग थी। जी। लेकिन उसमें वो काल फिल्म में आपने देखा होगा जॉन और इब्राहिम और अजय देवगन जी, विवेक ओबराय, ये सब लोग थे। जी। तो लेकिन चूंकि मैं मेरी पत्नी और वो हम एक कर रहे थे फिल्म, उसमें वो 40 दिन की शूटिंग, वो छोटी फिल्म थी क्योंकि वो दोनों एक ही जगह टकरा गई थी, तो फिर उसकी वजह से मैं मेरी पत्नी और वो पहले से जब शूटिंग कंफर्म थी तो इसलिए वो कर पाए थे। फिर काल वाला रोल निकलवा दिया था अपने सोहम ने, कि वो फिर बोले राजपाल नहीं करना तो रोल ही निकाल दो, ये तो रोल ही निकाल दो। रोल ही निकाल, वो रोल ही नहीं रखा। फिर नहीं रखा क्या था। बात है। उसके बाद कभी बात हुई किसी और फिल्म से? हमेशा अगर बात ना हो, देखिए एक एक्टर और 100 डायरेक्टर हैं, आप कितने डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हो एक साल में? 5-7। लेकिन आपके लिए जो आपके 92 डायरेक्टर हैं वो भी आपके अखाड़े की, आपकी मार्केट के, आपके जिगर के टुकड़े हैं। अगर आप अपनी एक्टिंग से उनको प्रभावित करो तो वो फिल्में बना के आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो आई थिंक जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो मैटर ही नहीं करता है, कितना अच्छा कौन काम कर रहा है ये मैटर कर रहा है। बिल्कुल। आपने कल होना हो का एक सीन बोला, बट मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। पूरे फिल्म में वो एक सीन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल था, अनफॉरगेटेबल सीन था वो। नहीं वो उसमें मतलब निखिल और करण और शाहरुख भाई और इन सबका प्रॉपर योगदान था कि 10-12 सैफ तो ये 10-12 एक्टर जो थे छोटे बड़े, इनका प्रॉपर वो कॉम्बिनेशन था। और मैंने उसमें 20 रिहर्सल किए क्योंकि कोई शब्द न मिला सकते थे न जोड़ सकते थे। तो वो मतलब जो करण जी के फादर हैं जोर साहब, हाँ। इतना मोहब्बत की। मैं एक सीन करने गया था वहाँ पे, और वो मेरे जीवन का पहला बड़ा कॉमर्शियल वो था कि मतलब जिसमें, लेकिन जहाँ पे शाहरुख भाई रुके हुए हैं उसी फ्लोर पे सब मैं रुका हुआ, मतलब सब एक्टरों चाहे एक सीन करने आए या 10 सीन करने आए। तो यश जौहर साहब ने जिस तरीके का प्रेम दिया था, मैं आज भी सबको बताता हूँ कि सिस्टम, अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को सीखना है तो यश जौहर साहब का सिस्टम था। जो मैंने सबके सिस्टम देखे लेकिन उनसे ग्रेट सिस्टम मैंने किसी का नहीं देखा कि एक आदमी है या 100 आदमी है, पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक, वीज़ा से लेके किस सिस्टम से उन्होंने मतलब वो कल हो ना, वो मेरे लिए एक
लर्निंग फिल्म थी वो। अच्छा। जैसे रामलीला में अंगद रावण संवाद किया तो वो सीन मेरे दिल में आज भी बसता है, जब तक हम हैं तब तक वो सीन हमारे जीवन प्रेरणा देता रहेगा। तो वैसे ही कल हो ना हो फिल्म में क्या था मेरा वो पता ही नहीं था, लेकिन वो पहला ऐसा बड़ा कॉमर्शियल सेटअप था जो मेरे लिए लर्निंग पीरियड था, और मैं 7-8 दिन वहाँ रुका था और मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक वो सीन एक, लेकिन फिल्म का सिस्टम सीखने में कैसे सब कलाकारों को सिस्टमेटिक तरीके से जब फिल्म कर रहे हो बाहर या अंदर, तो सिस्टम क्या होता है प्रोडक्शन का, वो यश जौहर साहब से सीखा। और आज भी री रिलीज, आज भी मैं लोगों को बताता हूँ, थिएटर में रिलीज हुई है, री रिलीज की गई है, ये इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म है। वाह वाह, बहुत बहुत आज भी लोग थिएटर में जाके देखना चाह रहे हैं इस बहुत फिल्म अच्छी। को। मतलब ऐसे आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा आप ये रहे है। हैं राजपाल जी, ऐसी हमें और दैट वाज द ओनली सीन जिसका आई गॉट फिल्म फेयर नॉमिनेशन, एक सीन के लिए बेस्ट कॉमेडी बताइए, एक्टर का वाह। नॉमिनेशन मिला था। बट कमाल की फिल्म थी, मतलब मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है वो। एंड ऐसे ही एंटरटेन करते नहीं, रहिए अच्छा हमें, था, अच्छा था। क्योंकि काफ़ी ऐसे आइकॉनिक फिल्म्स बनने चाहिए, और भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आज भी वो थिएटर में चल रही है और फिल्म्स, जब री रिलीज का बड़ी दौर कमाल चल की रहा है। निखिल ने जब बुलाया मुझे तो जी। बोले राजपाल ये लाइनें हैं, हाँ निखिल अडवाणी ने, हाँ, ना एक लाइन बढ़ सकती है ना एक लाइन घट सकती है। बाप रे। और मैं उस समय मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कर रहा था लीड भूमिका, ओके। और मुझे सब ये जंगल उंगल सब अवार्ड हुआ। मैं 16 फिल्में मेरी फ्लोर पे थी एक साथ। उन्होंने इतने जस्चर अच्छे दिखाया कि आप चाहो तो ये रोल मना कर सकते हो क्योंकि आप बड़े बड़े रोल कर रहे हो, लेकिन ये रोल में इतना ही है क्योंकि वो क्राफ्ट था कि मैंने कुछ बोला तो फिर उधर सैफ जी ने कुछ बोला, इधर शाहरुख भाई ने कुछ बोला, तो वो कुछ वो मतलब जो है वो कुछ लॉक सी, ये लाइन यहाँ निकली तो वहाँ निकलेगी, वो दूसरे घर में पहुंच जाते हैं कि इस घर कॉमेडी ऑफ एरर। या। तो बेस्ट ब्रेकअप ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर का मैंने वो सीन देखा, तो मैंने इसलिए वो श्रद्धा से, जिसे मैं लीड करता हूँ वैसे ही उतनी श्रद्धा से वो सीन किया था। बिल्कुल, और वो आज भी फिल्म को पसंद किया जा रहा है, और इतना ज़्यादा नहीं, अच्छी फिल्म थी, बड़ी बहुत। सेंसिटिव फिल्म थी, और गाने कल हो ना हो, क्या क्या लिरिक्स थे, मतलब अच्छा मज़ा आया। एक वेल मेड फिल्म, मैं उसको एक अच्छी फिल्म मानता हूँ। बिल्कुल। और कल हो ना हो से अभी भूल भुलैया, जो कि थिएटर में इतनी कमाल की चल रही है, जब लॉकडाउन के बाद भी भूल भुलैया जब रिलीज़ हुई थी, कहीं ना कहीं बॉलीवुड थमसा गया था। उसके बाद जब भूल भुलैया आई, फिर से बॉलीवुड में, बॉलीवुड ना कभी थमा है ना कभी थमेगा, ये पूरी दुनिया का कोई वुड कभी नहीं थम सकता। ये चर्चा के लिए ठीक है। हाँ, शुक्रवार होते हैं बॉलीवुड के और हॉलीवुड के, ऑल रीजनल्स वुड। एक शुक्रवार कभी होता है कि मिसकम्युनिकेट हो जाता है, तो 4 फिल्में चक्कर में पड़ती हैं, और प्रॉपर कम्युनिकेट हो जाता है तो गलतियां माफ़ होके वो 500 शुक्रवार की रूपरेखा तक तैयार कर देता है। आप मान के चलिए, चाहे कभी ना कला कभी ना रुकी है ना कभी रुकेगी। कभी ये घाटा मुनाफा हानि लाभ जीवन, ये जैसे चल रहा है वैसे बॉलीवुड चलेगा, लेकिन बॉलीवुड ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा। वो दादा साहब फाल्के साहब के चरणों में सबको नमन करना चाहिए कि वो कैसे एक बीज बो गए जो हमारे कल्चरल का सिनेमा के माध्यम से जो दादा साहब ने कर दिया। आज 100 साल का वो बरगद बन चुका है, जिसमें बॉलीवुड की रीच कम से कम मान के चलो, अगर 800 करोड़ लोग रहते हैं तो 700 करोड़ में बॉलीवुड घुस चुका है हर फील्ड में। और मतलब चाहे वो किसी भी फील्ड में, बॉलीवुड के गाने लोगों को पता है, बॉलीवुड के रीमिक्स, तो बॉलीवुड में इतना मटेरियल पड़ चुका है कि अगले 1000 साल सरवाइव करने के लिए बॉलीवुड काफ़ी है। तो इसलिए बॉलीवुड का कभी ना बुरा दौर था, ना है, ना रहेगा। ज्यों-ज्यों जिसको लोग बुरा दौर बोलते हैं वो और स्वर्णिम दौर बन के 500 फिल्में और बनाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग बॉलीवुड के लोग नहीं, हम बॉलीवुड के पुत्र हैं। कर्म भूमि है हमारी, और कर्म भूमि माँ होती है, और अपनी माँ को कभी घाटे में देख सकता है, कभी कोई बच्चा मुनाफे में। बॉलीवुड के लिए हम लोग खुद अपनी अपनी जिम्मेदारी से पूरे विश्व की इतनी संभावनाएं क्रिएट करेंगे कि बॉलीवुड से लाखों लोग बाहर के प्रेरणा लें,
क्योंकि बॉलीवुड का मतलब ऑल रीजनल्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उन सबका मिश्रण है बॉलीवुड। जी, तो इसलिए बॉलीवुड अपने आप बरगद था, बरगद है और बरगद बना रहेगा। कतई चिंता मत करो, ये सब फेजेज आते हैं, देश काल वातावरण के अनुसार ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जब जब बॉलीवुड में समझो कोई ब्रेक लगा तो समझो कोई लंबी जंप के लिए, मारने के लिए थोड़े कदम पीछे जा रहे हैं, ये मान लीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हैशटैग शो, यस, मैं नाम लूंगी, आपको हैशटैग देना है, ठीक है? शाहरुख खान, 3 डायमेंशनल एक्टर, सलमान खान, 3 डायमेंशनल एक्टर, कार्तिक आर्यन, 3 डायमेंशनल, इनको भी यस, क्यों नहीं। वो बिल्कुल वो यंग जनरेशन के हैं, हमसे 10 साल जूनियर हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं अपने तरीके से, वो भी वो आम काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। तृप्ति डिमरी, ऐसी नवयुवती तारिका जो अपने भारतीय सिनेमा में बहुत सारे पिलर हुए हैं, एक पिलर वो भी बनेगी। क्या बात है, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। हाँ हाँ, क्योंकि उसके संस्कार अच्छे हैं। शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड गर्ल, और बहुत बहुत ही संस्कार वाली लड़की है। ऑल द बेस्ट फॉर हर। एक वर्ड उनके लिए हैशटैग में। Okay. अक्षय कुमार, ऑलवेज है, जैसे हम 20 साल पहले थे, हम अभी वेलकम टू द जंगल कर रहे हैं, जैसे के तैसे मिले और अभी भूत बंगला कर रहे हैं, तो जैसे लग रहा था 20 साल पहले मिले थे। मतलब उम्र बदली है, हाँ। लेकिन हौसला और 10 गुना ज़्यादा दोनों का एक जैसा है। बोला आपने पैसा डबल होके मिलेगा क्या? हाँ, जब अब तो 100 टाइम्स होके मिलेगा। बट आप बोलते हो ऐसे कॉन्वर्सेशन जैसे हम बात बात में हम भी बोल देते हैं, अरे चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बता दे। हम दोस्तों दोस्तों में भी ये डायलॉग हम बोलते हैं। आप में होता है कभी ऑफलाइन, कभी ऐसे? जब ये फिल्में कर लेते हैं, जब फिल्मों में डायलॉग बोल लेते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम जब रियल मिलता है तो रियल में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये डायलॉग नहीं होते। चलो, बट हमें तो आपने डायलॉग दे दिया, हम मस्ती मस्ती में बोल नहीं, देते हम हैं। तो पूरी दुनिया के लिए ही डायलॉग, हम तो चाहते हैं कि उनसे खूब लोग हंसें और खूब उसी के लिए बनाए गए डायलॉग। बिल्कुल। विद्या बालन, वे एकदम क्लास एक्ट्रेस। शाहिद कपूर, 3 डायमेंशनल एक्टर। करीना कपूर, क्लास एक्ट्रेस। अनन्या पांडे, और अभी अपकमिंग डेब्यू में जो लड़कियां हैं 3-4, उसमें अनन्या पांडे, शी इज़ लाइक माई भतीजी, क्योंकि चंकी पांडे साहब जो हैं हमारे पिछले 20 साल से बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं। तो अनन्या के लिए हमेशा ब्लेसिंग की, ऑल द बेस्ट फॉर हर, खूब आगे बढ़े। क्या बात है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है अभी वो। जी काफी जी अच्छा जी, काम बिल्कुल। कर रही और मैंने एक ही ड्रीम गर्ल 2 की, तो उसमें हम्म। जो भी उसके साथ समय मिला तो हमें कभी लगा ही नहीं, हमें लगा हमारे परिवार की बच्ची हमारे साथ बैठी। क्या बात है। लास्ट नाम है कटरीना कैफ। बहुत सरप्राइजिंग एक्ट्रेस, सरप्राइजिंग। क्या बात। क्या जर्नी, क्या मेहनत करके, क्या डांसिंग के लिए, क्या अपने आप को इंडियन उस कल्चर में ढाला बिल्कुल। और मेहनत की। वेरी डेडिकेटेड एक्ट्रेस। क्या बात है। आपके फैंस से 2 कमेंट है, आपको बस रिएक्ट करना है इस पे, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली कॉमेडियंस डोंट गेट द रिकग्निशन दे डिजर्व। कॉमेडियंस को इतना रिकग्निशन नहीं मिलता, आपको लगता है? पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कॉमेडी को इग्नोर कर पाए हम्म। आज तक। आज से नहीं, 30 अरब साल से पहले और 30 अरब साल आगे तक कोई दुनिया का ऐसा पद है, कोई दुनिया में ऐसा पद नहीं बना जो कॉमेडी के कद को छोटा कर दे। बिल्कुल। अभी तो पहले तो करियर को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन आज स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने बन रहे हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, full-fledged हजारों career। साल से। आपने, हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है, जो हमारी कला का वो है, उसमें हजारों साल से हंसी का बोलबाला था, जानवरों के बीच में, इंसानों के बीच में, आज भी है, कल भी रहेगा। बिल्कुल।
कॉमेडी एक्टर्स डोंट रिसीव मोर अवार्ड्स बट दे मेक देयर फैंस हैप्पी। भले ही कॉमेडियंस को अवार्ड्स इतने ना मिलते हो, लेकिन आप हम जैसे फैंस को खुश कर रहे हो। मैं उस कैटेगरी में आते ही अपने को रखता ही नहीं हूँ कभी, तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन कॉमेडियंस को अवार्ड मिलते हैं या कौन ट्रेजिडियंस को अवार्ड मिलते हैं। क्यों, मतलब आपको? मुझे जो मिलता है उसका स्वागत करता हूँ, और जो नहीं मिलता है तो उसको दुर्भाग्य नहीं समझता हूँ, कतई बिल्कुल नहीं। क्योंकि 100 अवार्ड हैं, 1000 अभिनेता हैं, किसी को मिल गया लेकिन आपको इग्नोर करके तो नहीं मिला ना। तमगा किसी को मिल गया, लेकिन 5 परफॉर्मेंस में अगर एक को मिल गया तो 4 पीछे थोड़ी हो गए, वो उनका कॉन्फिडेंस पीछे क्या हो गया। अवार्ड आपके लिए नॉमिनेशन भी एक अवार्ड है, रिकग्निशन भी एक अवार्ड है, और पहला दुनिया का अवार्ड रिकग्निशन है। अगर आपको वर्ल्ड में रिकग्निशन मिल गया तो उसके बाद जितने वो प्रेजेंटेशन है कोई आपकी लाइफ नहीं बना सकता। रिकग्निशन ही सबसे बड़ा दुनिया का अवार्ड है, वो बनाने की कोशिश करो, लोगों के दिलों में घुस के उनके ब्लड में घुसने की कोशिश करो। उसके बाद में अवार्ड कहीं बटे, आपको इग्नोर तो करके दिखा दे कोई। लास्ट वन, सबको हंसाने वाले कॉमेडियंस क्या कभी रोते भी है? मुझे नहीं लगता है कि सबको हंसाने वाले या सबको रुलाने वाले जैसे या हंसते हैं या रोते हैं। ज़िंदगी ये 108 नाड़ियाँ, उसमें 56 उप नाड़ियाँ, 28 सूक्ष्म नाड़ियाँ, 7 चक्र नाड़ियाँ, उनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ, और उसमें 72,000 नाड़ियों का जो यह संरचना है। अगर इससे तालमेल सीख जाओगे तो दुनिया हंसती दिखाई देगी, और अगर इससे तालमेल नहीं बना पाए तो फिर दुनिया में कितने भी सुख मिले आपको दुनिया रोती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए अपने आप से तालमेल बनाइए, दुनिया आपके सामने खुश होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम जानते हैं अब बहुत बिजी है, और बिजी होना एक ब्लेसिंग है, तो बहुत सारे बधाइयाँ आपको, बहुत सारे विशेष। आप ऐसे ही बिजी रहिए, लेकिन बिजी वक्त में भी हमारे लिए वक्त जो आपने निकाला है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 सो मच, थैंक यू पूजा, खूब आगे बढ़िए। जिसमें मज़ा आया वो सब आपका, जो बुरा है सब मेरा। अच्छे को और अच्छा करेंगे और बुरे को करके कि ताकि और भी आपके दिल में जगह बना सकें। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, फॉर एवर फॉर यू। अरे वाह।